नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्रेश एपिसोड ऑफ चैनल सी यू सून पर। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कईयों के मास्क नाक से नीचे लटके हुए आते हैं, ऐसी तस्वीरें अधिकतर अखबार में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस चैनल के जरिए मेरी आपसे छोटी सी अपील ये है, इससे पहले हम आज का सत्र शुरू करें, कि आप सभी जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं या जो बाद में जुड़ेंगे या इस चैनल और इस एपिसोड के आने लाइव होने पे हमें देखेंगे, तो आपसे हमारी छोटी सी अपील ये है कि प्लीज अपना ध्यान मत भटकाइए। बहुत ही खतरनाक दौर है ये, अभी भी हमने कोरोना से जीत नहीं पाई है। सारे देशवासियों से मेरी अपील है, और देश दुनिया के जो लोग इसको सुनेंगे, बाद में उनसे जुड़ेंगे, उनसे भी अपील है कि अपनों का और दूसरों का उतना ही ख्याल रखें जितना आप अपने घर वालों का या अपने परिजनों का रखते हैं। ये कहने के साथ ही मैं आज के एपिसोड को आगे बढ़ाता हूं, और आज हमसे बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हुई है, श्री निपुण भाटिया जी, जो कि इंडिया की एक सर्वोच्च, जो कहते हैं अपने आप में एक बहुत बुटीक कंसल्टेंसी फर्म, लॉ फर्म, मैनेजमेंट फर्म है लीगल लीग कंसल्टिंग, उसके प्रेसिडेंट हैं। पिछले एक दशक से लगभग वो उसमें कार्यरत हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक वकील हैं, और अपने आप में उन्होंने जो एक नई राह बनाई है, आज हम उनसे जानेंगे उनकी जीवन गाथा के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कि कैसे बतौर सी और बतौर वकील उन्होंने ये एक नया रास्ता चुना, जो अपने लिए भी उन्होंने एक दिशा निर्धारित की, और साथ ही में जो युवा आज हमसे जुड़ते हैं और चैनल के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो कैसे एक प्रेरणा स्रोत हैं। निपुण जी, बिसाइड्स बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ लीगली कंसल्टिंग, इज आल्सो प्रोलिफिक ऑथर। आप उनकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक पोस्ट दिखेंगी। वो एक मेंटर भी हैं, जो मैंने कई बार उनके वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब में और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे, कि वो हमेशा यंग बच्चों को, यंग माइंड्स को प्रेरित करते रहते हैं। तो इसी के साथ निपुण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल से। धन्यवाद जैन। ये तो मेरे लिए बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी बिकॉज आपकी रीच, आपकी पहुंच, आपकी popularity amongst the students and amongst the peers is tremendous. And in fact, I was waiting कि कब मुझे सुन से इनवाइट आएगा और आपसे बात करने का मौका मिलेगा। हम लोग पहले मिल चुके हैं, हम पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे बात करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। सो एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर वी स्टार्टेड दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज this great meeting of minds here. You and I have a lot of common ground, and it's something that I'm truly looking forward to. Absolutely, so much, Nipunji, for those kind words. On the contrary, I must say that we are obliged to have you on the channel. But having said that, जो हमारी एक शुरुआती परंपरा रहती है सवाल जवाब शुरू करने से पहले, हम हमेशा अपने मेहमानों से पूछते हैं कि आपकी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट और ग्रेजुएशन और लॉ की जर्नी पे तो बाद में आएंगे, लेकिन आपका जन्म, शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं, और ये भी बताएं कि वो कौन से पल रहे आपके जीवन में जहाँ आपको लगा कि यार मुझे वकील बनना चाहिए और वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। रोचक सवाल। जन्म दिल्ली में हुआ, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। ननिहाल में काफी समय गुजारा, बरेली की गलियों में, जो कि मेरी जड़ें हैं वहाँ पे। मुझे बहुत आज के समय में भी मैं जाता हूँ अपने ननिहाल, काफी टाइम स्पेंड करता हूँ वहाँ पे। सो काफी समय बचपन के जो खास लम्हे होते हैं, जब आप अपने कजिन्स के साथ होते हैं, आप अपने वो बड़ा सा आंगन में पेड़, वो सब लम्हे जिए हैं और बहुत इंजॉय करे हैं। स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई, एक छोटे से स्कूल जिसका नाम टैगोर पब्लिक स्कूल था, नारायणा में स्थित था। वहां से मैंने अपनी जीवन के अधिकांश स्कूलिंग का जो समय दौर था, मैंने वहां पे गुजारा। और उसके बाद कॉलेज किया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज धौला कुआं में उनकी शाखा है, वहां से मैंने अपना कॉलेज किया बीकॉम। बचपन से एक सवाल सुनते आए थे, ये कहानी सुनते हुए आए थे कि आप बहुत बहस करते हो तो वकील बन जाओ, बहुत बहस करते हो। और ये मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को बोला जाता है घर में बचपन से, ये क्लीशे हो गया एक तरीके का। लेकिन मेरे केस में शायद वो उल्टा हुआ था कि मुझे लगा कि अच्छा, इतना सीरियसली बोल रहे हैं तो एक काम करते हैं, बन ही जाते हैं वकील। बट हैविंग सेड दैट, फर्स्ट चॉइस वाज नॉट लॉ, एंड आई हैव सेड दैट ऑन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मेरी मम्मी की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा किसी तरीके से बैंक में नौकरी कर ले या तो फिर सीए बन जाए, क्योंकि उनको मेरी पूरी पैटर्नल फैमिली हैज बीन एसोसिएटेड विद ईदर द गवर्नमेंट सर्विसेज और बैंक। तो उनकी बहुत आशा थी कि मेरे बच्चे की बस कैसे बैंक में नौकरी लग जाए, प्रोबेशनरी ऑफिसर की। लेकिन 11वीं 12वीं तक आते आते ऑनेस्टली मेरा मैथ्स में हाथ थोड़ा तंग था, पर मुझे बहुत ब्रेन वॉश किया गया ये बोल करके कि तुम कॉमर्स ले लो, क्योंकि कॉमर्स में ज्यादा मैथ्स नहीं होता है, बस प्लस माइनस कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए आपके, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री और ये सब नहीं होगा, बट आप कॉमर्स ले लो, आप बहुत सफल हो जाओगे।
जी मुझे आर्ट्स लेने थे शायद, ऑनेस्टली, बिकॉज मैं थोड़ा थ्योरी बेस्ड इंसान हूँ। जी तो मुझे वो जी जो ट्रिक किया गया 11वीं 12वीं में कॉमर्स लेने के लिए, और उसके बाद फिर हमने सीए के फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए कॉलेज के समय, हमने वो क्लियर भी करे सीए के फाउंडेशन के एग्जाम्स। और फिर तो मुझे बोला गया कि देखो जितना इजी तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो गया सीए का, अब देखो पूरा रास्ता तो बहुत आसान है आगे, तो आप कर लीजिए। लेकिन ये मैं बताता आया हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बहुत दफे वो चीजें बताते हैं जो उनको बतानी होती हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे वही चीजें सुने। तो जी सुना, सीए के लिए एनरोल कर लिया, फाउंडेशन क्लियर कर लिया। उसके बाद जब एक्चुअली बोलते हैं ना कि रियलिटी स्ट्राइक करती है आपको, जी इंटर की पढ़ाई करी, सीए इंटर की, या सीए फाइनल तक आते आते, एक्चुअली इंटर वाज द टाइम व्हेन आई वाज really upset, because I felt that CA is not my cup of tea, and I was hearing stories from different corners, because every जी person I spoke to was like, मैंने इतने अटेम्प्ट दे दिए, मेरे तो हुआ नहीं, मैंने छोड़ दी बीच में। तो जी कहीं एक बहुत डर था मन में कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या मैं भी इस राह में कहीं बीच में बस ऐसे अधूरे रास्ते पे छोड़ दूंगा। तो जी जब मैंने सीए इंटर के अपने एग्जाम्स दिए, रिजल्ट्स का वेट अभी होना था, और मैंने उसी समय ये डिसीजन लिया कि एलएलबी का एंट्रेंस के फॉर्म्स निकल रहे थे। आई वाज लाइक मैं दे के देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई मैंने करी थी सीए इंटर के दौरान, मुझे उसमें लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स में बड़ी दिलचस्पी होती थी। तब जी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाया गया, और वो सब जो सब्जेक्ट्स आते थे, तो मुझे बड़ा मजा आता था वो पढ़ने में, और थ्योरी में मैं अच्छा था, तो मुझे मुझे पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना बड़ा अच्छा लगता था, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग सिंपल मैथ्स और नंबर्स। So I said, okay, you know what? I think I can do this. And that's how I just by stroke of luck gave my LLB entrance. And then the inevitable happened. उधर से मेरी सीए की इंटर जो है वो भी पास हो गई, एंड मेरा एलएलबी का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया। अब रहा जी काफी डिफिकल्ट थी उसके बाद, क्योंकि आपको दोनों करने हैं या दोनों एक एक करके करने हैं वो। सो आई डिसाइडेड टू फिनिश माय लॉ फर्स्ट, एंड देयर आफ्टर आई डिसाइडेड टू फिनिश माय सीए। सो मैं लॉयर पहले बना और सीए बाद में बना। जी आपने इतनी बढ़िया बात रखी कि माता जी का सपना भी देखिए आपने साकार करना था, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई सीए करो, तो आपने दोनों कोर्स किए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि सीए और लॉ दोनों अपने आप में कठिन कोर्सेज हैं। ऐसा हल्के में लोग बात कर जाते हैं, जो कुछ नहीं करते वकील बन जाते हैं या वकालत चूज कर लेते हैं, इतना भी आसान नहीं होता। और हर बहसबाजी वाला इंसान जरूरी नहीं है कि वो वकील ही बने, या बहस आप करते हो अच्छे वकील बने, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक द पॉपुलर परसेप्शन शुड बी कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। कहते हैं ना, एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट की बात या किसी जो आपका जो एंड यूजर उसकी बात सुन के समझेंगे नहीं, तो आप उसको हिदायत कह देंगे, आप उसको मशवरा कह देंगे, तो ये हो जाता है। तो रिपु जी, इसके साथ ही मैं आप आपकी जर्नी पे आता हूँ, जहाँ आपने बताया कि आपने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से, जो कि शायद एडीएसडी इन शॉर्ट अगर उसको कहते हैं, मैं एआरएसडी कहते हैं उसको, और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रसिद्ध कॉलेज है, उसमें बीकॉम आपने किया, और बीकॉम के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आपने लॉ की अपनी पढ़ाई करने की सोची। तो वो जो 3 साल जो आपके रहे लॉ की पढ़ाई की, इंटरेस्ट उस जर्नी कम्स के फुल सर्कल। जी जी बताएं। मैं बोल रहा था, जो जो वो लाइक बोलते हैं, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। तो जी मेरे जो एलएलबी के जो 3 साल थे, वो भी आरएसडी से ही हुए, क्योंकि अच्छा लॉ सेंटर 2 होता था तब। लॉ सेंटर 2 की क्लासेस एआरएसडी में लगती थी, शाम के समय 6 से जी 9 के समय वो क्लासेस होती थी। तो मैं दिन जी में काम करता था, इंटर्नशिप्स करता था, और शाम को वो क्लासेस करता था। तो आत्माराम सनातन धर्म से आई एम वेरी प्राउड ऑफ being associated with that college, because I didn't spend 3 years. I actually spent 6 years over there, and I've had some of my best memories from the college. जी ये तो देखिए, इतनी अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि लॉ फैकल्टी में 3 तरह के कोर्स हैं। एक जो मॉर्निंग होता है, फिर LC1 LC2 कहा जाता है। जितने भी लोग जो दिल्ली Correct. आए हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, उनको कैंपस लॉ सेंटर की इस जो हिस्टोरिकल एक जो पढ़ाई है उसके बारे में पता है, कि सबसे वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस। तो उस यात्रा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा निपुण जी, थोड़ा सा उसको बताएं, साझा करें हमारे दर्शकों के साथ, कि वो 3 साल आपके कैसे रहे। क्योंकि अभी आपने मेंशन किया कि आप सुबह इंटर्नशिप और काम क्या करते थे, और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी यंग बच्चों को मेंटर करते हैं। तो कितना जरूरी होता है एक तो एक को करिकुलर एक्टिविटी, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो राइटिंग एन आर्टिकल या कोई बुक हो, या फिर डिबेट्स हो। आजकल तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके समय पे जब आप कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े एज अ यंग स्टूडेंट हु वाज एस्पायरिंग टू बी गेट अ लीगल करियर इन फ्रंट ऑफ हिम? और उसके साथ साथ कितना मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को जो अभी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कि उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो इंटर्नशिप के साथ और क्या क्या करना चाहिए लॉ स्कूल की पढ़ाई? Thanks for asking that, Jen, because मुझे आज की डेट में बहुत दफे लोग पूछते हैं ना कि क्या क्या आप समय में वापस जाके कुछ जी चेंज करना चाहोगे।
So I have lived my life without any regrets. But if there could be some things which I have a control on and I could change, would be कि वो समय मुझे लगता था कि मैं बहुत अनअवेयर हूँ काफी चीजों के बारे में. मैंने इंटर्नशिप जरूर करी, लेकिन जिस रेंज की इंटर्नशिप्स मैं कर सकता था या कि मैं अपना पोटेंशियल सही तरीके से रियलाइज कर सकता था, मुझे लगता है वो मैंने नहीं किया. एंड वो एक चीज है जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ एंड बोलना चाहता हूँ बहुत सारे दर्शकों को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि इंटर्नशिप्स का बेसिक पर्पस है आप अपनी ट्रू कॉलिंग को फाइंड आउट करें. आप जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं एटलीस्ट इनिशियल दौर पे जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता इंटरनल रेलम्स क्या होते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि हमें लिटिगेशन करनी है, लेकिन लिटिगेटर की लाइफस्टाइल के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं. आप अपनी लाइफ कभी कभार प्लान नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता क्लाइंट का अगले दिन कौन सा मैटर लग जाएगा. आपने फैमिली हॉलिडे प्लान करी है, आपको हो सकता है वो लास्ट मिनट पे कैंसिल करनी पड़ जाए. ये रियल लाइफ चैलेंजेस हैं जो हर लिटिगेटर फेस करता है. सो अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटीज चेक नहीं करी हैं, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है. सिमिलरली विद कॉर्पोरेट लॉज, जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन क्लोज होती है, आई हैव सीन a lot of my friends who have spent days in office. I'm not even kidding. Like they would just come back home, eat, take a little rest, shower, go back to office and cater to the transaction that's being kind of dealt with. So हर फील्ड के challenges अलग हैं. अगर आपको लगता है ये पॉपुलर परसेप्शन बन गया कि इन हाउस चले जाते हैं कम प्रेशर होगा क्योंकि सारा काम तो लॉ फर्म को आउटसोर्स करना होता है, वो भी गलत इंप्रेशन है क्योंकि वहां आप डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स के से रिस्पॉन्सिबल हैं. आप स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्टली डिस्कस करते हैं. तो हर विद इन द लीगल फील्ड जितने ऑप्शंस हमारे पास हैं, सबके नुआंसेस और सबके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं. लेकिन जब आप सबकी रूट में जाएंगे, रूट है आपके पास कितना मेरिट है, आप कितना एंजॉय कर रहे हो अपने काम को, और आप कितनी हद तक उसको इवॉल्व करने में मदद कर रहे हो. तो जब आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा था वो केवल बात इतनी सी है कि मुझे लगता है जितनी भिन्न भिन्न प्रकार की इंटर्नशिप्स बच्चे कर सकते हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट इन द इनिशियल इयर्स व्हेन दे आर स्टडीइंग. जब वो फाइनल ईयर की तरफ आते हैं, अग्रसर होते हैं, अगर उन्हें तब लगता है कि लिटिगेशन में उनको जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है या कि उनको टैक्सेशन में दिलचस्पी है, आईपीआर में दिलचस्पी है, तब कोशिश करें कि कुछ एक इंटर्नशिप्स अपनी चुनिंदा फील्ड की करें ताकि आपको उसमें और बेटर ज्ञान प्राप्त हो एंड उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं. हैविंग सेड दैट, अगर आपको लॉ कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी ये महसूस होता है कि आपका डिसीजन पूरी तरह सही नहीं है या आपको और कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ फील्ड चेंज करनी है, डू इट सूनर दैन लेटर, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है फिर उस चीज के अंदर. तो इंटर्नशिप्स आज की डेट में अगर मैं वापस जाऊं अपने टाइम पे, आई वुड हैव डेफिनेटली डन मोर इंटर्नशिप्स. जिस प्रकार प्लेटफॉर्म्स के बच्चों के पास अवेलेबल हैं लिखने के, कहने के, अपनी बात बहुत सारे दर्शकों तक पहुंचाने के, वो प्लेटफॉर्म्स उस वक्त तक उतने सक्रिय नहीं हुए थे. आज की डेट में मैं देखता हूँ बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं. कितने कितने यंग माइंड से मैं जुड़ा हूँ जिन्होंने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, दे आर फाउंडर ऑफ सम प्लेटफॉर्म, दे आर ट्रैकिंग लीगल न्यूज, शेयरिंग लीगल न्यूज, राइटिंग आर्टिकल्स. सो जिस प्रकार के स्मार्टनेस और ग्रूमिंग आजकल के बच्चों में आ रही है और जिस प्रकार दे आर सजग हैं अपने करियर को लेकर के, शायद मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को रिवाइंड कर पाता और थोड़ा वो दौर को मैं अपना और स्ट्रेंथन कर पाता, आई वुड हैव रियली ट्राइड टू डू दैट. जी, आपने बढ़िया बातें रखी, पर मुझे लगता नहीं कि कई बार कहते हैं ना कि कहना आसान होता है, लेकिन उस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे होते हैं वही चुनौती हमारे सामने होती है. तो इसलिए मेरा एक छोटा सवाल और आपके सामने उभर के आता है कि जो बच्चे आज आप जिनसे जुड़े हैं, जो आप देखते हैं, और जब आप एक लॉ स्टूडेंट थे, आपको क्या लगता है ज्यादा चैलेंजेस किसकी लाइफ में उस दौर में जब आप वकालत कर रहे थे या आज के दौर में? जस्ट बिकॉज देयर आर कहते हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी एक प्रॉब्लम होती है. तो आजकल ऑप्शंस भी बहुत, लेकिन प्रॉब्लम कितनी हो गई है. तो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्या आज की दौर की वकालत है पहले की दौर की वकालत? आई थिंक वही है ना, अपने अपनी स्ट्रेंथ, कभी कभी स्ट्रेंथ ही वीकनेस होती है और वीकनेस ही स्ट्रेंथ होती है. तो जैसे आज के दौर में बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, प्लेटफॉर्म बहुत है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो भी फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि एंटाइटलमेंट, जो मैं आज की जनरेशन से ना कि मैं उतना बुजुर्ग हूं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन आ रही है वहां से मुझे एक मेरा ऑब्जर्वेशन जरूर है कि बहुत दफे बच्चे जब बात करते हैं या आपको रीच आउट करते हैं
even for a basic query about internship, about their journey, जो उनका बात करने का सलीका है वो बहुत इंटाइटलमेंट भरा होता है कि ये तो मुझे, मतलब आप बाध्य हैं कि आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मुझे सही मालिकाना हक सलाह है मेरा दीजिए, आप इसमें। मुझे सही रास्ता जी दिखाइए। हाँ, इस पे मेरा हक है। तो वो जी जो मुझे सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट वाली कॉन्वर्सेशन है, बहुत बहुत मुझे लगता है कि जिस जिस प्रोफेशन में हम हैं, एट द एंड ऑफ इट हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। जी ह्यूमिलिटी हमारा बेसिक डीएनए है। हमें जितना हम हम्बल रहेंगे, जितना हम अम, समझ के और अपनी काइंडनेस से बात करेंगे, वो चीज आपको बहुत फलदायक होगी इन द लॉन्ग रन। तो जी चैलेंजेस इस दौर में है कि उस दौर में, आई थिंक इस दौर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, बट अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस इसलिए हैं कि आप सही अपॉर्चुनिटी चुन पा रहे हो कि नहीं चुन पा रहे हो, आप सही मेंटर्स चुन पा रहे हो कि नहीं चुन पा रहे हो। हमारे समय की चुनौती वो थी कि हमारे पास अवेयरनेस उतनी नहीं थी और हमारे पास मौके सीमित होते थे। फिजिकल अटेंडेंस और जगल करते करते कि कौन से रिसोर्सेज से हम तब भी फिजिकल किताबों वाले बच्चे थे। मुझे जी एटलीस्ट याद है कि जब मैंने किताबें पढ़ी हैं तो वो फिजिकल बुक्स होती थी। कंप्यूटर या लैपटॉप्स के प्रति हम उतनी रिसर्च नहीं कर पाते थे, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। इवन इन द कॉलेज लाइब्रेरी जी द नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी यूज्ड टू हैव वाज प्रीटी लिमिटेड। सो आई फेल्ट चुनौतियां डेफिनेटली उस दौर की इसलिए थी क्योंकि मौके कम थे। इस दौर में चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि मौके बहुत हैं, लेकिन उन मौकों का सही इस्तेमाल करना और अपनी ह्यूमिलिटी ना छोड़ना, वो मुझे लगता है अगर ये बच्चे कर लें तो बहुत सही है। जी देखिए, इतनी अच्छी बात की, और जो युवा दर्शक इसको सुनेंगे बाद में उनसे मेरी अपील है कि मौके पे चौका जरूर लगाए, लेकिन उस चौके के साथ साथ कहते हैं ना, हर एक जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसमें ह्यूमिलिटी होती है। कहते हैं कि जो पेड़ जितना फलदायी होता है उतना झुका हुआ होता है। तो अपने रूट्स तक जरूर पहुंचे, और जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इस तरीके से ना हो कि आप किसी और को क्षति पहुंचाएं या किसी और को हानि करें या किसी और का अपमान करें। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिस्पेक्ट होता है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आप अगर किसी को मान्यता देते हैं या किसी को आप इज्जत अफजाई करते हैं, तो उतनी इज्जत आपको भी दूसरा जो इंसान होता है वो प्रोवाइड करता है। हैविंग सेड दैट, निपुंज जी, अब आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे आना चाहेंगे, जहां मैं देख पा रहा हूँ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने अपना करियर शुरू किया डी&डी ब्लर्ब कम्युनिकेशन से 2009 में, और उसके बाद आपने तकरीबन 2.5 साल निकाले लाल एंड सिटी, जो अगेन हमारे देश की एक बहुत बहुचर्चित और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की फर्म है, जहाँ पे आप सीनियर मैनेजर रहे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन और एचआरडी में। ये जरा इस जर्नी के बारे में थोड़ी सी आप व्याख्या करें, बताएं कि जो डिसीजन जब आप लॉ स्कूल में थे, थोड़ा सा ये अनयूजुअल लगा कि आप लॉ फर्म में बाद में आए, उससे पहले आपने कम्युनिकेशन में काम किया है, प्लस योर जर्नी हैज बीन इन इंडस्ट्री वेयर नॉट टू मेनी लॉयर्स वेंचर। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया करने का कि दैट यू हैव टू चॉक अ नीश पाथ फॉर योरसेल्फ? ये निर्णय कैसा है आपकी लाइफ? It's a very interesting question, Jayant, and thank you for posing this because again I'll go on the rewind mode and tell you that my mother, because that बैंक का सपना पूरा नहीं हुआ था लेकिन सीए का जी सपना पूरा हो गया था, तो अब मेरा बच्चा अकाउंटेंट बन जाए कहीं पे। सो मैंने अपनी जर्नी शुरुआत करी एक डीएनएस ब्लर्ब organization थी। Basically जी वो एक ad agency थी and they were subsidiary of one of the top brands of the country, top जी apparel brands of the company। तो वो उनकी subsidiary थी, माने कि lot of work used to come from that apparel brand। So जी वहाँ पे मैंने as an accounts manager join किया जी और मैंने कुछ लगभग 1 साल काम किया होगा वहाँ पे। टिपिकल अकाउंट्स का काम, इनवॉइसेस बनाना, टैक्स देखना, सब कुछ करना। एंड हमारे ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटर होती थी, तो उनको रेंट एग्रीमेंट अगर आते थे अपने व्यूज देने के लिए, या एएमसी एग्रीमेंट्स आते थे, तो मैं बहुत दिलचस्पी होती थी कि अच्छा मुझे दिखाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने व्यूज दूंगा इसके ऊपर। जी बिकॉज वो अंदर का जो बोलते हैं ना, एक लॉ के प्रति जो एक उत्सुकता थी, तो मुझे लग रहा था कि 11 महीने निकालने के बाद मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन जिस फील्ड को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, जिसके लिए मैंने लॉ की पढ़ाई करी, वो कहीं पीछे रुक रही है। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जहाँ पे मैं, वो बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वो मैं जी उस प्रकार का व्यक्ति भी हूँ। मैं हर चीज में मुझे हर चीज का बेस्ट चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी जॉब मिले या नौकरी मिले जहाँ पे मैं दोनों का कुछ कुछ एक्सपीरियंस करूं, मैं फाइनेंस भी देखूं, मैं लॉ का भी कुछ करूं। आई नीड टू डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। लकीली मेरी मेंटर जो बितिका आनंद जी हैं, उनसे मैं उस वक्त मिला। वो मेरी लाइफ का शायद एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा, क्योंकि one person connected me to another. So I joined, I met her and she interviewed me for literally 20 seconds. 20 seconds was that interview. I was very shaken because मुझे वो जो हमेशा डर होता है ना, जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, तो जी क्योंकि वो था हमेशा कि अकाउंट्स और मैथ्स में हाथ हमेशा तंग रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ सीए क्लियर करने के बावजूद।
बट जी कुछ ना कुछ दहशत है जो नंबर्स और अकाउंट से मुझे हमेशा होती है. सो मुझे लग रहा था कि अब इस इंटरव्यू में तो मेरी बहुत धुलाई होने वाली है. बट आई थिंक शी इंटरव्यूड मी ओनली फॉर 20 seconds saying, okay, you're a qualified CA, fine. Can you do this? Yes. Okay, I have this person I'm recruiting for. So, okay, I'll make you meet this person. That's how I was made to meet Mr. Chanderlal, D. Chanderlal, जो जी कि मेरे 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 लाइफ में दो मेंटर्स रहे हैं, एक विदिका आनंद और एक चंद्रलाल. सो जी लालन सेठी को ज्वाइन करना was was perhaps the best decision of my life because it changed. It gave me, बोलते हैं the sky is the limit for you to conquer. So जी उस वक्त जो जर्नी रही, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि जब मैंने ज्वाइन किया लालन सेठी और उसके लिटिल एक मंथ के विद इन आई हैड इंडिकेटेड दैट मैं नहीं काम कर सकता हूँ यहाँ पे बिकॉज मुझे बहुत डिफरेंट महसूस हो रहा है. ये लॉयर्स की जी लाइफ कैसी है, ये तो सातों दिन काम करते हैं. मैं थोड़ा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से उस वक्त आया था. जी एक साल काम करने के बाद वहां पे मंडे टू फ्राइडे होता था, सैटरडे आप संडे जरा बहुत वर्क चिल लाइफ होता बैलेंस था. वाली आप अप्रोच यहाँ लेके पे चल ना रहे आने का समय ना जाने का समय. थे. जी So मुझे उस वक्त इट वाज जस्ट अ कल्चर शॉक फॉर मी एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, वेयर हैव आई गॉट माय सेल्फ, माय नेक इज स्टक वेयर नाउ. So जी within 1 month, I indicated back to Miss Anand saying that, you know what, you've placed me into this place, but I don't think this is my cup of tea, and I think I'd like to move on. Plus, मैंने तब नया नया चार्ज लिया था वहाँ पर. I think I was doing primarily finance and administration, but मुझे HR में बहुत दिलचस्पी थी. Again, pure because I always thought I'm a people's person. I can get जी along with most of the people. I can talk to them. I can motivate people. So मुझे वो एक HR का एंगल बहुत मिसिंग लग रहा था उसमें. फिर उसके बाद एक महीने के बाद मिस्टर लाल से बहुत ऐसे, एंड ही वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम. व्हेन ही केम बैक, आई हैड अ वेरी नाइस चैट विद हिम, एंड आई रिमेंबर टू पॉइंट्स व्हिच ही टोल्ड मी. वन वाज दैट अगर आप, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस का चार्ज था उस वक्त, तो बोल रहे, तो उनका ओपनिंग ब्रीफ मुझे ये था कि निपुण, घपला 1 रुपए का भी उतना होता है और 1 करोड़ का भी उतना होता है, क्योंकि जी उसके पीछे नियत साफ नहीं होती है. तो मैं तुम्हें फाइनेंस का चार्ज दे रहा हूँ, कभी मुझे लेट डाउन मत करना, ना 1 रुपए के पीछे ना 1 करोड़ के पीछे. वो लेसन बहुत कीमती था मेरे लिए, क्योंकि बात बहुत सटीक थी कि घपले के पीछे की इंटेंशन साफ नहीं है. तो जस्ट बिकॉज यू आर काइंड ऑफ डूइंग एन एम्बेजलमेंट ऑफ 1 रुपी डजंट मेक योर क्राइम एनी लेसर. सो वो सीख बहुत अच्छी लगी. और दूसरा उन्होंने बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे ग्रो करने की कोई सीमा नहीं होगी अगर तुम राइट अपॉर्चुनिटीज लेकर के चलना चाहते हो तो. जी एंड देन I changed my decision. I said, okay, let me stick around. And वहां से जो growth हुई है जयंत, not only in finance, I took charge of finance, I took charge of administration, HR. Then at one point of time, they were building their proprietary software called Click IPR, जो कि एक IP management software है. तो उसके डेवलपमेंट में वो एक गोल्डन पीरियड रहा जहां मैंने कंट्रीब्यूट किया कि IP सॉफ्टवेयर को. फिर आईपी में इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जब ये काउंटरफीटिंग के केसेस आते हैं, जी या कि आईपी इन्फोर्समेंट से जुड़ी हुई रेड्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उनकी एक पूरी टीम को मैंने उस वक्त हेड किया. तो जो मेरा ग्रोथ था उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कि मल्टी डायमेंशनल था, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी. पर्सनली भी एक 2 मिनट लेकर के बताना चाहूंगा क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जी जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो मैं 92 kgs का एक typical very obese person. And having said that, I have nothing about people who are obese. I just want to promote a little fitter lifestyle. At least that's what I feel. But being obese is it's a problematic thing from the health point of view, but not to do any sort of body shaming. I'm completely against it. But I kind of I saw so many people around me, and especially Mr. Lal, who was a fitness freak. He used to जी cycle his way to office. At the back of the office, we had a mountain climbing wall where every, some weekends we used to go and do mountain climbing. तो मैं तो mountain climbing वाली wall पे चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि I was 92 kgs weight. My hands were not able to pull my weight. So वो बहुत ही एक समय आया जब मैंने बोला कि when Mr. Lal can do this at this age, what am I doing with my my body? I think I'm not doing justice to it. And that's where my journey to fitness started over there. And वो बोलते हैं ना 360 डिग्री ग्रूमिंग थी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनालिटी में. तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड रहा मेरी जर्नी का.
ये बेस्ट आपने डेज इतनी ऑफ माय जी बढ़िया बात बताई। इससे दर्शकों को बता दूं कि मिस्टर चंद्रलाल इज अ डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में उनका बहुत नाम है। फिटनेस के तो जाने ही जाते हैं, अपनी वकालत की प्रतिभा के लिए भी उनका उतना ही नाम है। तो ऐसे मेंटर को मिल पाना मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती होती है किसी भी व्यक्ति की। और जैसे कि निपुण जी ने हमें बताया कि उनके वो मेंटर रहे वितिका मैम के साथ, और दो उनको बड़े अच्छे लोग मिले जिन्होंने उनकी मेंटरशिप की, गाइडेंस की। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात की निपुण जी की, 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की घपलेबाजी में नियत का बड़ा फर्क पड़ता है। और यही बात हमारी फौजदारी की वकालत में भी कही जाती है कि चोरी हीरे की हो या खीरे की, दफा एक ही लगती है। तो इस बात को यहीं पे जी मैं वाह। विराम देना चाहता हूँ। और उसके बाद अब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ की जो अगली जो यात्रा रही लीगली कंसल्टी, जिससे आप अभी भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट फर्म है, तो अपने आप में एक बहुत एक यूनिक हमें चीज सुनने को मिलती है कि एक तो क्या होता है लॉ फर्म मैनेजमेंट, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को प्लीज आप बताएं। आपकी जर्नी कैसे आपने ट्रांजिशन किया फ्रॉम लाल एंड सिटी, जहाँ पे आप मैनेजमेंट देख रहे थे, और उसके बाद अब आप फुल टाइम यहाँ पे हैं। आज आज की तारीख में आप डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फर्म्स के साथ और कॉर्पोरेट्स के साथ आपकी डीलिंग होती है। तो कैसे ये ट्रांजिशन रहा, कैसे आपने प्रोग्रेस की अपनी ग्रोथ में, और यंग बच्चे अगर वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते Okay, so I'll go phase by phase. Transition from Lalan Sethi to legally consulting. So as I said, Lalan City has been my golden period. I have हैं? जी made some friends for life there. Um, I have had the best time of my professional learning there. The only thing, the decision to move on from Lalan Sethi to legally consulting was also very tough one for me because I was almost family. I today also I'm family with most people over there, but I just felt that जो चीजें जो बदलाव हम वहां लाना चाहते थे वो आ गए थे काफी हद तक एंड जी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस वर बिल्ट सो एक समय मुझे ऐसा लगा कि वो होम कमिंग वाली फीलिंग होती है बिकॉज आई स्टार्टेड दैट जर्नी थ्रू बितिका मैम एंड आई फेल्ट दैट एक समय आ गया बिकॉज शी वाज आल्सो एक्सपैंडिंग इन दैट टाइम सो इट्स ओनली बेटर दैट आई गो बैक टू working with her and do what I could do for one firm if I can help several other firms with same concepts and help them manage their practice better. What what better than that? So is thought say I came back and joined hands with Bitika ma'am. I was hired again for primarily handling one firm for them, but I kind of spoke to her and said, no, this time I'm not going to be doing only one firm. I think I need to have a very varied experience. So don't put me into any firm, but just I want to work with you directly. And then the journey started. I think legally consulting from when Bitika ma'am had met me before Lalan Sethi was about 2.5 years old. So I joined them, and that is again the turning point in terms of the kind of exposure I got. Work with firms that were 100 years old to firms that were built 100 hours ago. So जी the range was so fabulous. हमने पार्टनरशिप स्ट्रक्चरिंग के इम्पोर्टेंस करे के मर्जर्स करे कई फर्म्स के अंदर हमारी टीम्स उनको ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग में या कि एचआर मैनेजमेंट में या कि फाइनेंस मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं सो अगेन लॉ फॉर्म मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है ये कॉन्सेप्ट विदेश में काफी पॉपुलर रहा है शुरू से जी इंडिया में आते आते इसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि ट्रेडिशनली फर्म्स बहुत ही होम मैनेज्ड फर्म्स थी like people who came together set up a firm mostly friends families so the concept of firms has been pretty um, homegrown home environment and lawyers always felt that मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है लाइक जी हम करते रहे तो क्या एक मुंशी है एक कोर्ट क्लर्क है वो बैठ के हमारी डायरीज कोऑर्डिनेट कर देंगे तो ऐसी कुछ जरूरत की बात है नहीं आई थिंक डिफरेंस आना तब शुरू हुआ जहां पे लॉ फर्म्स की सर्विस ऑफरिंग्स बढ़ी साइज बढ़े जी एंड ये एक जो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ क्योंकि हम एक ही चीज बोलते हैं जो फी अर्नर्स हैं या जो व्यक्ति क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं जी उनको उस काम पे कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए बाकी का काम हम पे छोड़ दीजिए क्योंकि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं तब आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आप बहुत लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी लाइवलीहुड उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करती है तो जी अगर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डलेंगे तो सबको ग्रोथ का एक मौका मिलेगा सबको असेसमेंट का मौका मिलेगा सबको
अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। जिस क्लाइंट्स को जरूरत है मदद की, उन क्लाइंट्स तक आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि it's as I said, meeting of minds is always essential. So I don't go by the concept networking. I feel it's more relationship building. तो अगर आप सही बातें कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो आप सही क्लाइंट्स को ढूंढ पाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए हमने बोला आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने क्राफ्ट में निपुण हैं। बाकी जी मैनेजमेंट की चीजें हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें हम निपुण हैं, केवल नाम जी से नहीं, काम से भी। जी तो जी आइडिया ये था कि इस प्रोसेस इस कॉन्सेप्ट को अवेयरनेस पहुंचाने में समय लगा। कॉन्फिडेंशियलिटी आप जानते हैं कितना एक बहुत अहम जरूरी है जी पार्ट है लॉ फर्म्स का। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब हमें ऑलमोस्ट 11 साल होने को आ गए लीगली कंसल्टिंग में, एंड द ट्रस्ट एंड द फेथ वी हैव डेवलप्ड इन द इंडस्ट्री इज amazing. We have worked with the best names in the industry purely because of the fact कि हमने वैल्यू एडिशन करी है। जी हमने ये इंश्योर किया है कि अगर चाइनीज वॉल्स हैं, एक फर्म की बात दूसरी फर्म तक नहीं जानी है तो वो नहीं जाएगी, इवन कि हमें अगर वो चीजें पता होंगी तो भी। सो जर्नी ऑफ अवेयरनेस, जर्नी ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट वाज इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो लेटिंग पीपल नो दैट इफ यू आर चूजिंग दिस, इट इज something that's going to let your firm grow from one level to another, let your practice grow from one level to another. तो इस उद्देश्य के साथ इसको सेट किया, लीगली कंसल्टिंग की प्रैक्टिस को, और ग्रो किया। और आज इस पूरे स्पैन में लगभग 400 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम कर चुके हैं अक्रॉस द नेशन एंड आउटसाइड द इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है हमारी, जब हमने फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ काम किया, उनको हेल्प करी उनके सर्वेज में, उनकी कल्चरल असेसमेंट में। तो वो भी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। आपने जी इतनी बढ़िया बात बताई कि सिर्फ नाम ही में नहीं, काम में दोनों में ही निपुणता आपने अपनी दर्शाई। लीगली कंसल्टिंग को आज आपने देश दुनिया का इतना अच्छा मतलब एक स्तंभ उसका जो कायम किया है। साथ ही मेरे 2-3 सवाल निपुण जी से निकल के आपके लिए आते हैं। एक तो कितना मुश्किल होता है वकीलों को बात समझाना कि आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वकील समझते हैं कि हम सब काम करने में सक्षम है, वी आर द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ एवरीथिंग। थोड़ा सा वहम रहता है हम लोग अपने बारे में, स्पीकिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड बीइंग हैविंग स्पेंट सम टाइम इन द इंडस्ट्री, कई ऐसे वहम हम लोग पाल लेते हैं कि वी आर सुपर ह्यूमंस। तो ऐसा तो नहीं होता। तो कितना मुश्किल रहा जब आप शुरू में पिच कर रहे थे, जब आपने शुरू किया अपना करियर लीगली कंसल्टिंग के साथ, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल दौर रहा, या आज की डेट में जब आप 400 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करते हैं तो ये ज्यादा स्ट्रेसफुल है? बिकॉज ऑब्वियसली द थ्रेशोल्ड एंड द प्रेशर इंक्रीजेस विद टाइम। लेकिन इन 10 सालों में ज्यादा स्ट्रेसफुल दौर कौन से रहे, ज्यादा चैलेंजिंग दौर कौन से रहे? एंड हाउ डिड यू और हाउ वर यू एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द लॉयर्स? बिकॉज लॉयर्स को बोलना ज्यादा पसंद है, जैसे मैंने बोला, वी आर वेरी टॉकेटिव इन नेचर, और सुनना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो उसके बारे में आपके विचार जानना चाहूंगा। So I think what helped, and I'm being very honest over here, is when I introduced initially, when I used to introduce myself to someone and I used to say, okay, you know what, I'm Nipun and I do this. So they'll be like, the moment I say, मैं भी एक lawyer हूँ and I understand the lifestyle better, I could see the twinkle in their eyes. अरे ये lawyer, चलो अब ये मतलब हमारी sort of से कि हमारी community को belong करता है, अब ये जो बोल रहा है मैं सुन सकता हूँ. So until I would tell them that I'm a lawyer, they will be like, हाँ चलो बोल के चुप हो जाएगा अभी. And then when I would, and I also played it very strategically as a trump card कि अच्छा okay, is this person showing some interest? नहीं कर रहा है? Let me tell them that I'm also a lawyer. So I think the USP and something that helped was the fact, and which is true to a great extent, that being a lawyer helped me understand the lifestyle of a lawyer, the challenges faced by a lawyer, because I was interacting with a lot of my friends. तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि लिटिगेटर्स के चैलेंजेस अलग हैं, कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करने वालों के चैलेंजेस अलग हैं, इन हाउस वालों के चैलेंजेस अलग हैं। तो वो एक फैक्टर बिल्ड इन करके लोगों को सुझाव देना, और उनको कन्विंसिंग पॉइंट यही था केवल कि हमने बोला कि ओके आप ट्राई करके देखो, अगर आपको लगता है कि आप महसूस नहीं कर रहे हो कुछ इससे बेनिफिट है, हम खुद ही पीछे हट जाएंगे। और हमने कई केसेस में किया भी है जयंत, बिकॉज इट एज दे से कि it takes two hands to clap. So if I'm very charged up about what I want to do, but the partners or the managing partners who we work with are extremely busy, or they're not involving themselves into giving us go-aheads or decision making,
So beyond a point, as a consultant, I'm still an external party. I can tell you what's wrong, what's right, and what is the correct time to do this. But if you don't want to exercise that, the choice is completely clients. Um, so जिन cases में हमें लगा कि participation नहीं आ रही है सामने से, वो assignments हमने खुद drop करे because we don't want to do a bad job of it. जिन cases में participation 100% आई, वहां पे मेरे सामने कितने firms ऐसे हैं जिन्होंने scratch से शुरू करके आज they are known names in the industry because they did their things right. और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी सिस्टम या प्रोसेस ह्यूमन बीइंग से ऊपर नहीं है. तो अगर हमने कभी पॉलिसीज बिल्ड करी एचआर को लेकर के, या कि हमने कोई पॉलिसीज बिल्ड करी इंसेंटिवाइजेशन को लेकर के, वो पॉलिसीज हमेशा सबको ध्यान में रख के बनाई गई. कई दफे हमने सर्विस करी लॉ फर्म्स के अंदर, लॉयर से बातचीत करके बोला उनको किस टाइप का सिस्टम पसंद आएगा, एंड देन वी सजेस्टेड व्हाट इज टू बी डन. इसी प्रकार से जो पार्टनरशिप स्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, जो कि काफी ट्रिकी हो गई हैं आज के दौर में, स्पेशली उस एक्सरसाइज के दौरान बड़ा मजा आता है, क्योंकि जितने लोग people who want to join hands to form a partnership firm, it's very interesting to meet them, interview them. हम बाकायदा क्वेश्चन से बात करते हैं सबसे, तो आपको पता चलता है, एंड वी आर डूइंग दिस वन ऑन वन विद डिफरेंट पार्टनर्स. तो जब हम वापस आके कोलेट करते हैं उसको, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि दिखता है कि कितने अलाइंड हैं पार्टनर्स, या कितने की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कि आगे जाके क्वेश्चन मार्क बन सकता है इन अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप. तो जो बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो ही इतना इंटरेस्टिंग है, और इससे वैल्यू एडिशन होके आ रही है. तो अगर आप मुझसे पूछे थे कि कौन सा दौर ज्यादा चैलेंजिंग था, शुरुआत वाला कि अभी वाला, शुरुआत के चैलेंजेस थे टू कन्विंस पीपल to give it a try, which we did successfully overcome. आज के challenges, touchwood, is आज के challenges happy challenges हैं. जैसे मैं बोलता हूँ happy stress. So there's amazing amount of work, especially on assignments like partnership structuring, or a lot of people have now started to approach us for, because the independent third party gives you a very fair assessment of how the partnership, otherwise it becomes very personal to people. तो आज के challenges वो happy वाले challenges थे कि इतना काम आ रहा है, तो we have to have a team who will be able to deliver and who needs to be trained, because we have worked on a very lean model so far, and we are in the stage of growth where now the challenge or the stress is कि किसी client को मना ना करना पड़े कि नहीं हम आपका काम नहीं कर सकते because the team is limited. We want to do all work. We don't want to say no to any client. It's just that we want to do the best work and deliver it to best of their satisfaction. जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की. मेरा एक छोटा सा सवाल और है. जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि लिटिगेशन में या लॉ फर्म कल्चर में कई बार हम हमारी तरफ जब क्लाइंट आते हैं तो हम एक कॉन्फ्लिक्ट चेक करते हैं कि यार कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो करने में. ऐसा आप लोग की इंडस्ट्री में आपको फेस करना पड़ता है व्हेन यू आर डीलिंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, की कोई उनके क्लाइंट्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको ना हैम्पर करें? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लाइंट हैंडल करता हूँ और दूसरे क्लाइंट आते हैं, इनके अगेंस्ट में अपियर हो रखा हूँ कोर्ट में, या मैंने कोई एडवाइस दी है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. क्या ऐसा आप लोग की इंडस्ट्री में भी होता है? नहीं, ऐसे कभी मौके आए नहीं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन वी सजेस्ट कि जब हम कोई भी असाइनमेंट लेते हैं उससे पहले हम वी साइन वेरी स्ट्रॉन्ग एनडीएज, वी साइन वेरी स्ट्रॉन्ग sort of non-solicitation of their people, because one of the sister concerns is also Elevation has gotten a big name into the recruitment. LLC का एक sister concern है, which is Human Elevation. Again, the founder is Bitika Anand. So वो wing से कोई conflict ना आए, तो इसीलिए the execution team for both the organizations is separate, and we sign NDAs, and most of the clients who we work with on a regular basis, we have an understanding with them that none of their people we are going to be touching, even when we are trying to recruit for an organization. So ethics के मामले में I think both Bitika and I are very, very particular that for us, client is first, and whatever the client says in terms of service, that has to be completely taken care of. जी. In a lighter vein, I would also like to ask you a question. Which client do you find tricky or hard to deal with? A litigating lawyer, an in-house lawyer, or a law firm lawyer? I think I would. I hope it is not taken otherwise. But litigators have a pace, and that is amazing. The only drawback sometimes happens is they get freer during the weekends, and by when we have had a week of hard work. So
maybe on a Saturday evening or a Sunday, there are times when I really don't feel like doing anything, and I was like, you know what, मेरी इस हफ्ते की बस हो गई, अब मुझे कुछ पढ़ने को दे दो, because books is where I find my solace in. So and they get free during that time, so they would want to schedule calls on a Saturday evening, and they would want to schedule calls on Sundays. तो ना कहते हुए बड़ा बुरा महसूस होता है, क्योंकि you know they are counting on us, and I really don't want to say no to them, but कहीं ना कहीं वो एक you know विचार आता है कभी कभी कि यार सैटरडे की शाम हो गई है, अब मुझे थोड़ा अपने लिए समय लगाना चाहिए, या संडे को मुझे नहीं मन करता कॉल करने का. So again, not doubting anything, but it could be a little tough to work with litigators because of their the nature of their work. जी, ये इस सवाल को मैंने इसलिए पूछा, लेकिन जो आपका जवाब आया बड़ा अच्छा जवाब है. उससे मेरा एक सवाल और बन जाता है निपुण जी, वो ये है कि हमारे देश में जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कल्चर है वो हम ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और यही मैं देखता हूँ जो कई बार यंग बच्चे भी इसको कॉपी करते हैं. कि होता क्या है ना, अगर आपके आइडल्स जो हैं या जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, if they are and I'm not saying they're workaholics, but they're perfectionists rather, who like to work 7 days a week. ऐसे बहुत हमें मेहनती वकील मिलते हैं हमारे इंडस्ट्री में. लेकिन इसका असर मैं देखता हूँ जो यंग जनरेशन होती है वो भी फेस करती है. Having worked in foreign firms and having clients abroad, I see that especially in the Western countries, people do take their work life balance very seriously. तो अगर 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन अपने बॉडी को आराम भी देते हैं. They will do some activities, they will travel, they will read, they will engage with family and friends. हम लोग के देश में 7 दिन काम करने का जो रवैया है, स्पेशली लिटिगेटर्स का, मैं आपसे कई हद तक सहमत भी हूँ उसमें. ये कहीं ना कहीं प्रेशर, स्ट्रेस डाल देता है. एक तो लिटिगेटर की लाइफ में खुद जो लिटिगेटिंग लॉयर है, दूसरी जो उसकी टीम है, जो उसके क्लाइंट्स हैं, जो उन पे प्रेशर दे रहे हैं, वो एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है. तो बिकॉज आपका इतना अहम रोल है, आपके इतने वेरिड क्लाइंटल हैं, क्या आपको लगता है आपको कोई ऐसा प्रोग्राम लिटिगेटर्स के लिए भी इजाद करना चाहिए जहां पे आप वर्क लाइफ बैलेंस की अहमियत उनको बता सकें? क्योंकि देखिए, कोर्ट तो मंडे टू फ्राइडे काम करेगा, ट्रायल कोर्ट है तो मंडे टू सैटरडे काम करेगा, संडे तो कोई कोर्ट काम नहीं करता अनलेस बहुत इमरजेंसी हो जाए. तो जो लिंक अगर जज बैठा है, आपने मतलब डेथ सेंटेंस ही आर्ग्यू करना है, तो अलग बात है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं. लेकिन कोर्ट भी 5 ही दिन काम करते हैं, हाई कोर्ट तो 5 ही दिन काम करते हैं हमारे देश में. अधिकतर हाई कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट में भी मैं देखता हूँ कि सेकंड सैटरडे के अलावा कई जजेस ये कोशिश करते हैं कि उनको भी वर्क लाइफ बैलेंस मिले. तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की जो पूरी जो ये इम्बैलेंस है हमारी सोसाइटी में, इसको आप कोई सोल्यूशन या सजेशन दीजिए कि कैसे हम क्योर कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं टू क्योर दिस मैलिस. आपने कैसे ऐसे टॉपिक को छेड़ दिया है जयंत, जिसके लिए मैं डेफिनेटली बहुत जज्बाती हूँ, बिकॉज मुझे ये चीज हमेशा लगती है कि मेरिट को आंकने के जो मायने हैं हमारे देश में, वो केवल मेहनत नहीं है, मेहनत का दिखावा भी है. तो कुछ हद तक जहां अर्जेंसी होती है वहां मैं बोलता हूँ, अगर आपका क्लाइंट के स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो कुछ कल फाइल हो गया है, आपको प्रिपेयर करना है ओवरनाइट, आई अंडरस्टैंड दोस चैलेंजेस. कोई अरेस्ट हो सकता है, आपको बेल मैटर पे काम करना है, आई अंडरस्टैंड दोस चैलेंजेस. बट apart from those challenges, where the situation doesn't demand, if it's not an exception and it's becoming a norm, that is a problem, because you're creating that impression that someone who can sit late, cater to your calls till late, work on weekends is hardworking or successful. I do not endorse this fact, because how you plan weekdays or weekends is something that a choice you should have. If I want to work on a Sunday because I understand there is an urgency, or there is something that I've kept which will not hamper my it is not it हर व्यक्ति के tasks are into several buckets. तो कुछ टास्क होंगे जहां पे आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, कुछ टास्क ऐसे हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जो एरेंड्स हैं, एक तरीके के वर्क रिलेटेड एरेंड्स हैं जो आपको करने हैं. अगर आपको वो एक समय पे सैटरडे को या संडे को करने हैं, आप बेशक करिए. मैं वर्कaholic हूं, एक फैक्ट है, और मैं चाहता हूं जितने लोग मेरे साथ काम करें वो भी वर्कaholic हों, ये दूसरा फैक्ट है. तो जो लोग वर्कaholics हैं उनके लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं. अगर उनको 7 दिन करना है और वो मैनेज कर सकते हैं अपनी हेल्थ पे कोई डिटरेंट इफेक्ट हुए बिना, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई वर्कaholic है और वो ये बोलता है कि मुझे बिकॉज मैं वर्कaholic हूँ, मेरी टीम भी वर्कaholic होनी चाहिए, मंडे को केस लग रहा है तो तुम संडे को प्रिपरेशन करो, या कि मैं ड्राफ्ट तुम्हारे संडे को चेक करके तुम्हें रेडलाइन करके भेजूंगा, फिर तुम संडे की रात बैठ के उसे करो, वो चीजें are borderline harassment, and that is something I don't endorse. I think somewhere
the larger awareness has to set in कि ये कोई sadistic pleasure नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ सैटरडे को, तो अब मैं तुम्हें सैटरडे को भेज रहा हूँ क्योंकि तुम अपना संडे गुजारो इसके अंदर। जी और जो मैं बता रहा हूँ जयंत आपको, ये मेरी ऑब्जर्वेशन से ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। जी मेरे जो बहुत सारे मित्र हैं वो मेरे एज ब्रैकेट के मित्र हैं, सो मुझे उनसे रियल टाइम ये चीज प्राप्त होती है, ये जानकारी प्राप्त होती है कि यार अब इस पार्टनर ने इस वक्त में ये काम दे दिया है, जानबूझ के हमें सैटरडे को भेजा गया है ताकि हम अपना समय लगाएं। ये तो हालांकि बहुत दफे मैंने काउंसिल करने की भी कोशिश करी है कि आप बात करिए अपने मेंटर से, आप अपने पार्टनर से बात करिए, आप उनको एक्सप्लेन करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी बहुत गैप है। मुझे लगता है जी आगे से कोई व्यक्ति अपनी भी बात नहीं करता है, जिनको काम डंप कर दिया गया है, तो आप टाइमलाइन पूछिए, आप बताइए कि मेरी एक एंगेजमेंट है, मैं शायद संडे को नहीं ये चीज कर पाऊंगा, तो क्या ये मुझसे मुनासिब है कि मैं मंडे को कर पाऊं। तो कम्युनिकेशन का भी बहुत गैप है, और क्यों है, अगेन आई एम काइंड ऑफ ब्लेमिंग द फैक्ट दैट in our country, communication isn't appreciated for two reasons. One, the senior doesn't want to be questioned, and juniors do not know the politest way to question. I mean, या तो वो बोलेंगे ही नहीं, और या फिर बोलेंगे तो, in my experiences, I've seen juniors writing pages and pages of an email to explain something very basic, but सारे जो ड्राफ्टिंग के स्किल्स हैं वो मेल में निकल के आ जाते हैं कि आपने ऐसा बोला, आपने इतने बज के इतने मिनट पे मुझे ये मेल भेजी, आपने मेरे को ये किया, तो वो टोन बड़ी एक्यूजेटरी हो जाती है, which kind of spoils the relationship going forward also. I think अच्छी कम्युनिकेशन से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। जी और इस बात से मैं काफ़ी सहमत भी हूँ क्योंकि सिर्फ आप ही के मित्र नहीं, हम लोग के भी सर्कल में जितने मैं वकीलों से या लोगों से बात करता हूँ और उनसे समझ में आती हैं ये चीज़ें कि इसका हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट है। और मैं हेल्थ के मुद्दे पे इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तो आपने भी अपनी हेल्थ की बात की, उसको मैं इससे कहीं ना कहीं जोड़ूंगा क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। और हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, मेरा मुद्दा मेंटल हेल्थ को भी लेके, क्योंकि इन सब चीज़ों पर कभी ना तो बात होती है। और आपने जो कम्युनिकेशन की बात की वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना गति अवरोधक बन जाता है, मतलब इम्पेडिमेंट जिसको हम कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि जब तक एक अच्छी, और बतौर वकील तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो फराटेदार होनी चाहिए। मतलब ये तो लॉ स्कूल्स का मैं समझता हूँ एक उत्तरदायित्व होना चाहिए कि इस पे कोर्स बनाए कि भैया आप अपने सीनियर के साथ रिस्पेक्टफुल बने रह के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सीनियर को भी मेरे ख्याल से हमें ज्ञान देने की आवश्यकता है कि देखिए जो आप बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, जो आपका कोर टीम है, जो आपकी लाइफलाइन होती है, अगर आप उनको स्ट्रेस में डालेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक दो उदाहरण भी दे देता हूँ इसके कि जो अधिकतर जो लॉ फर्म में मेरे मित्र हैं, कुछ अब तो खैर सब लोगों को 10-15 साल हो गए प्रोफेशन में, पर शुरुआती तौर पे कई ऐसे मुझे लोग दिखे जिन्होंने वकालत छोड़ दी। क्यों? प्रेशर बहुत था, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। स्पेशली जब आप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं तो हमारे देश में कुछ इस तरह का हाल है कि जब आप 10वीं की कक्षा देके आते हैं इसमें, तो जो हम वो 10वीं से जो 12वीं की छलांग होती है, जब हम 10वीं से 11वीं में इनफैक्ट आते हैं तो एक बड़ा एक उसमें क्वांटम लीप हो जाती है। ऐसे ही मैं चीज समझता हूँ जब आप एक अपने लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर रियल लाइफ में आते हैं तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं बहुत गैप होता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो रियलिटी होती है अपने आप में बड़ी फर्क है। तो ऐसा कई बार हुआ जब हम यंग थे, जब हमें 2-4 साल हुए थे प्रोफेशन में, तो कई लोगों की ऐसी शिकायतें आई कि स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। इतनी यंग एज में लोग स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत कर रहे हैं, बैक पेन की शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ लॉ फर्म कल्चर को नहीं बोलूंगा, चाहे लिटिगेशन है, मैं इंडस्ट्री को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात सही भी रखी और मैं काफी हद तक उससे सहमत भी हूँ कि एक तो कई इंडस्ट्री या कई ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइमलाइन में काम करती है, तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन दैट कैन बी एडजस्टेड बिकॉज व्हाट आई हैव आल्सो सीन इन फॉरेन फर्म्स, स्पेशली इन ब्रिटिश लॉ फर्म्स, सम ऑफ देम आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस। तो जितना वो अपने काम को तवज्जो देते हैं उतना ही अपनी हेल्थ को भी देते हैं। वो हम लोग क्या, मैं समझता हूँ थोड़ा सा मिसिंग है। ये बहुत जरूरी है। कई यंग बच्चे इस प्रेशर के चलते लॉ छोड़ देते हैं कि यार इतना प्रेशर है, या तो एट्रिशन हो जाता है, दूसरी फर्म में बेटर वर्क लाइफ बैलेंस कर जाते हैं, वहां पे भी हताश होना पड़ता है। या फिर कई बार कहते हैं यार बस बहुत हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू क्विट लॉ। और इतनी उन्होंने जो मेहनत की होती है, 5 साल की जो पढ़ाई की होती है, कई लोगों ने मास्टर्स किए होते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत परेशान करने वाले विषय। और जो मैंने आपसे हेल्थ की बात जोड़ी, आपने बताया जब आप लालन सिटी में थे तो आप 92 केजीज आपने अपना बताया, आपने अपना वजन जिसको आपने रिड्यूस भी किया, अभी आप कोविड से भी रिकवर किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक हेल्थ एस्पेक्ट है। तो इसमें मैं आपको जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, क्या मत है, एक तो मेंटल हेल्थ को लेके, दूसरा फिजिकल हेल्थ को लेके कि कितना जरूरी है। स्पेशली कोरोना में तो डॉक्टरों ने बार बार हमको हिदायत भी दी है कि जो अगर आपकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर उसमें ओबेसिटी हो या उसमें हाइपरटेंशन के लक्षण रहते हैं, उसके चलते आप हमारे दर्शकों तक मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या राय या टिप्पणी देना चाहेंगे, इस पे मैं आपका मत समझना चाहता Okay, so let's go on the mental health first, because again that's a topic which is very close to my heart. Jayant, I feel that mental health is also an issue which is always brushed under the carpet in our country. हूँ। जी People don't take it seriously. अगर हम बोल दें
कि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो चल छोड़ना, क्या बात कर रहा है। अच्छा, we usually divert the topic. The communication part, or therapy, or just lending a ear, that seems to be completely missing. Instead, we always try to brush it aside, saying, "क्या पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है." Not realizing that a person who's seeming to be very happy, ऊपर से, can be going through a lot. Not many people have the uh, guts to share it. So, mental health को लेके मैं ये बोलना चाहूंगा, जितनी पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर सकते हैं, जी, even in law firm culture or as a part of any organization for that matter, talk to the employees, talk to the members. It's very important to know what's going on in each other's lives, especially when COVID hit. In a lot of firms, we suggested to have wellness programs where you are meeting, you're talking to the members without an agenda. You may be talking to them on work, on business, but do you talk to them without an agenda? Do you just pick up the phone or do a video call to ask, is everything okay? Because more often than not, people need that shoulder. People need someone to ask them. And if if you talk about the personal aspect, things that work for me, I believe, and I've said that in several platforms, to keep yourself deliberately happy, because मैं law of attraction पढ़ता हूँ काफी इसमें, काफी इस सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, और ये इच्छा रखता हूँ कि किसी समय एक फॉर्मल यू नो degree or whatever education qualification is required, I would want to take that and spread more message on this, because I feel that when you are deliberately choosing to stay happy, you attract happy circumstances. So especially जो कोविड की भी जर्नी रही, मैं इनिशियली डिनायल में था, बिकॉज मुझे लगा मुझे वायरल है, एंड I had not lost my sense of smell and taste. So I was very sure that it's viral. I was only waiting for my report to come in. And when I got my report, and I saw it at 4 o'clock in the morning, because it had come late night. I had a sleepless few hours. But then I only thought to myself that the moment I'm feeling miserable, the moment I'm feeling unwell, I'm attracting more of sickness and ill health to me. So I need to take charge. By the time my family got up and I could tell them that this is what has happened, I was in complete control of ordering my medicines. I had ordered my disposable stuff, and I'm very fond of tea, so tea kettle, so that everything is done with me. I don't have to give any exposure to my family. So I feel a lot you can achieve, people, and this is especially my message to students and people, young members, young viewers of Suisoon, that a lot you can change only through a positive mindset. I'm not saying this as a philosophy, I'm saying this out of practice. I have had very difficult circumstances in my life, which I turned around purely with the help of positive thinking, imagining and visualizing my achievements the way I want them to be, and deliberately staying happy, because the moment you're keeping yourself happy, you will attract more instances. Universe gives you back more instances of being happy. The moment you are constantly talking miserable about yourself, मैं ये अच्छा नहीं feel कर रहा हूँ, you are getting into a whirlpool, and you will be stuck in this, because universe is going to make sure that you're attracting those experiences to yourself. So whatever you want to attract, if you want to attract happiness, stay happy. If you want to attract ill health, only talk about ill health. Don't say I'm recovering, because फिर आप ill health में उलझ के रह जाओगे. अगर आपको genuinely recover करना है, आप हल्के भी unwell हो, start visualizing yourself happy. Start believing that you can do it, and you will do it. This is very important on the mental health aspect. And as far as the physical aspect is concerned, again, especially in COVID, Jayant, I have seen many young people, and because I'm associated with so many law firms, some of the young kids, 3 years into the profession, 2 years into the profession, I've seen them pass away purely because obesity was one of the reasons, and obesity also attracts a lot of other diseases with it. So, a healthy lifestyle, I'm not saying go and make 6-pack abs or have a beach body का concept बहुत हम Instagram और ये सब चीजें हमें बहुत influence करती हैं.
अगर आपको वो करना है और आप में वो डेडिकेशन है, there's nothing harm in getting muscle or beach body or whatever you want to do it. But if you're not that, don't go by what you see in ads or Instagram. Those are mostly photoshopped or filtered images. एक सही फिजिकल हेल्थ उतनी है जहां पे आप की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कुछ हिस्सा दिन का फिजिकल एक्सरसाइज हो, और जिनको करना होता है वो कर लेते हैं. मैं भी जब घर में स्टक हूँ इस समय, जब लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मैं इंश्योर कर रहा था कि फोन पे बात करते वक्त कैसे भी करके मेरे दिन के 10,000 स्टेप्स होने ही होने हैं. वो मार्क मैंने अपने लिए रखा हुआ है. तो आई इंश्योर दैट व्हेन आई एम ऑन अ लॉन्ग कॉल, if I'm not required to stay in front of my computer or my laptop, then I walk so that I'm kind of doing some sort of physical activity. तो जिनको अपनी लाइफ में फिटनेस लानी है वो मौके ढूंढ लेंगे. और आप पढ़िए, बहुत बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज होंगे, आपको गूगल काफी हेल्प कर सकता है इस चीज के अंदर. बट बिल्ड small practices. I stay on technically on the second floor in my building, and since I've shifted here, which has been a few months now, I have hardly used the elevator twice or thrice. I make sure that I use stairs, because these are very little lifestyle changes you can bring in your life and be stay healthy. So healthy में बस इतना कर लीजिए कि आप थोड़ी physical activity कर रहे हैं, आपकी immunity build हो रही है, और आप जितना हद तक अपनी कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं. अगेन, इम्यूनिटी प्लेज अ लॉट ऑफ फैक्टर इन हियर. सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विल कीप योर माइंड आल्सो वेरी फ्रेश. जी, निपुण जी, इतनी बढ़िया आपने बातें बताई. सभी लोगों के लिए, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अगर आपकी अच्छी नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में इसका फर्क पड़ेगा, आपकी वर्क स्टाइल में इसका फर्क पड़ेगा, आपके काम में चीजें फर्क पड़ती हैं. आप क्योंकि हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूंगा वर्क फ्रॉम होम को लेके, कि कई बार ये शिकायतें सुनने में आ रही हैं. दो चीजें आती हैं सुनने में और शिकायत से जुड़ जाती है इसके साथ. लोग कहते हैं कि यस, work from home is good and our productivity has increased, and I can say it for myself that my productivity has increased. लेकिन इसके साथ कई लोगों की शिकायतें ये भी है कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, और जो पहले जो टाइम कम्यूट में बचा पा रहे थे या बाकी चीजों में बचा पा रहे थे, उतना ही जब जो एम्प्लॉयज हैं, मैं एक्सप्लॉइट तो नहीं टर्म यूज करूंगा, पर उतना ही प्रेशर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज पे कि आप डिलीवरेबल्स जो है हमारे, उसको टर्न अराउंड टाइम जिसका कम हो गया, कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन थ्रू डिजिटाइजेशन. चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो रिस्पॉन्ड टाइम हो, चाहे वो जूम कॉल्स हो, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग्स हो, कुछ भी हो. तो उसका जो क्विक अराउंड टाइम है, और एंड नाउ अगर आपका वाईफाई कनेक्शन अच्छा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं लेट हो गया या मैं ट्रैफिक में फंस गया. तो ये सारी बहानेबाजी नहीं चल सकती. तो दो एक मेरे आपसे सवाल निकल के आते हैं कि ऐसी अगर जो शिकायतें लोग करते हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशंस हैं. दूसरा, आपके अपने जीवन में वर्क फ्रॉम होम की कितनी अहमियत रही है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन. तो कंपेयर टू अ प्री पैंडेमिक era एंड नाउ दैट वी आर इन अ पैंडेमिक era, which one do you find more productive? I would say the post-pandemic or the during pandemic phase, definitely our productivity has increased also a lot. I find it much more convenient, because you do end up saving a lot on the travel time, which is something that you can uh, utilize in your work. But जो आपने उसके पहले सवाल उठाया जयंत, उस पे और मैं जो बोलूंगा यूजुअली पॉपुलर ओपिनियन नहीं हो सकता. सो आई नो, बट आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स. आई फील ये मेरा जेन्युइन मानना है जयंत, कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है. जहाँ पे बहुत शिकायत आ रही है ना कि हम पे बहुत प्रेशर आ गया है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, कहीं ना कहीं दूसरी साइड से भी कुछ इश्यूज रहे हैं. और कोई भी एम्प्लॉयर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टर मेजर्स तब डालती है जब आप ऑनगोइंग मेजर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हो. और मेरे साथ ये हुआ है, बिकॉज फॉर्चुनेटली मैं दोनों साइड्स देख पाता हूँ अपने अपने द कोर्स ऑफ माय डीलिंग. तो वर्क फ्रॉम होम में अगर आप उठ करके ट्रैवल करने चले गए हैं, आपने मान लिया कि ऑफिस से जाना नहीं है, अब मैं छुट्टी पे निकल गया हूँ, वर्क फ्रॉम होम सिर्फ वर्किंग की एनवायरनमेंट को ऑफिस से उठा करके आपके घर पे ला दिया गया है, वो छुट्टी नहीं है. सो स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक छुट्टी. And this has happened when people have just packed their bags and left without informing the employer. Now, God forbid, there is a requirement for someone to go physically attend to something, and when the people have reached out to those people, oh, मैं तो आ गया था जी, मैं तो मेरा ये हो गया, वो है. Why is it that someone has to chase you to get those answers? And
मेरे साथ तो मैंने लिंक्डइन पे ये वाक्य लिखा भी था दैट मेरी जब एचआर मीट्स चल रही होती है तो वन ऑर्गेनाइजेशन की एचआर मीट्स चल रही थी, सो आई वाज मीटिंग द मेंबर्स वन बाय वन. So one of the members did not turn up for 10 minutes and I was like, you mean a scheduled time? I mean, where are you? So I informed the employer again saying that so and so person hasn't turned up. So what am I supposed to do? Employer would have called that person and then after 10-15 minutes that person comes online, red eyes, completely red eyes. And then I was like, okay. And he's like, sorry, meri aankh lag gayi thi. This is broad daylight. You're supposed to be working. I did appreciate the honesty that he did not lie, but I was a little confused. So things like these shake the faith of the organization a bit. अगर आप work from home के दौरान मेरी टीम के साथ एटलीस्ट ये हुआ है, अंडरस्टैंडिंग टचवुड बहुत ही बढ़िया बनी है हम लोगों की कि हम लोग मॉर्निंग सबसे एक वर्क लिस्ट होती है, क्योंकि मुझे ध्यान रखना होता है कि मेरी टीम किन चीजों पे काम कर रही है. तो सुबह व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप बना हुआ है, उस पे सब अपनी वर्क लिस्ट भेजते हैं कि ये काम हमारे लिए है दिन में करने के लिए. तो मुझे पता है कौन किस चीज पे काम कर रहा है, मुझे पूछना नहीं है दिन भर में जाने के लिए. इतना सब में सलीका है कि अगर आई अंडरस्टैंड आप घर पे हैं, आपको घर की कुछ चीज करनी है, मार्केट से 10 मिनट का सामान भी लेके आना है, माई टीम यूजुअली कीप्स मी इन्फॉर्म. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से जयंत, कम्युनिकेशन इज द की. सो माई टीम विल से I need to go to the market for 10 minutes and I'm going to come back. So मुझे पता है at any given point of time मैं भी वो 10 मिनट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ना किसी को. प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम उनको इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो हम उनके ऊपर कोई डंडा डाल रहे हैं. प्रॉब्लम डंडे की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम आपको आपके पर्सनल टाइम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आप बता दोगे, आपका ही फायदा होगा उस चीज के अंदर. फिर शाम के समय जब सब लॉग आउट करते हैं और किसी कोई पाबंदी नहीं, जिसको 5 बजे 6 रात के 12 बजे लॉग आउट करना है, आप अपना रैपअप लिस्ट भेज दीजिए कि जो सुबह आपने काम आइडेंटिफाई करे थे उसमें क्या हो गया है, क्या रह गया है. उसमें भी मैं कभी पलट के पूछूंगा नहीं कि ये आपने क्यों नहीं किया, बस मुझे इतना पता चलना चाहिए कि क्या हो गया और क्या नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है. तो इससे क्या हुआ है, कम्युनिकेशन इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है. किसी दिन के समय अगर मुझे कोई क्लाइंट फोन करेगा कि ये कहाँ तक पहुंची है ये चीज, तो मुझे पता है कि इस स्टेज पे है, आपको आज मिल जाएगी या कल मिल जाएगी. मुझे लगता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैन, हर ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती है. अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कल्चर बिल्ड कर दो, और ये दोनों साइड से है. अगर अगर लोगों को सुविधा चाहिए कि घर से काम कर रहे हैं, तो फिर जिन वक्त में आप नहीं अवेलेबल हो या आपको मार्केट जाना है, एम्प्लॉयर आपको काम करे, कॉल करे और आप तब ये डिस्क्लोज कर रहे हो कि नहीं मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैं तो वर्क स्टेशन के सामने ही नहीं हूँ, तो सबका फेथ शेक होता है. तो ऐसे मौके क्यों देने हैं किसी को, आप सामने से बता दीजिए. तो ये आई थिंक हमारे वर्क कल्चर के डीएनए में तो आगे अब बहुत अच्छे से, एटलीस्ट जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनको ये चीज बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पे फोकस करिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में वैसे ही फिजिकली मिल नहीं रहे लोग एक दूसरे के साथ. तो जितना आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखेंगे, आप उतना प्रोडक्टिव रहेंगे. तो प्रोडक्टिविटी का भी यही एक मूल यही बात है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ढंग से, आप अपने काम को मॉनिटर कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. ये इनिशियल जब मार्च में लास्ट ईयर कोविड हिट हुआ था, तो सब लोगों को लग रहा था कि बहुत टेम्पररी चीज है, एंड एवरीबॉडी टेंड टू दे वर इन दैट फेज कि अच्छा ये एक बहुत अनयूजुअल चीज हो गई है. शुरू के 2 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे, 2 या 3 दिन, क्योंकि घर से आप कैसे लॉग इन कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो. एंड आई थिंक ऑन द थर्ड डे आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू ट्रीट दिस लाइक ऑफिस. सो आई वुड गेट अप अर्ली, डू माय मॉर्निंग रूटीन, रीड, बट इफ आई हैड टू लॉग इन बाय 9, 9:30, 10, I would deliberately get ready as if I am kind of catering to something. I would get ready. I would ensure that my discipline is carried out through. And I had designated places in the same room. ये मेरा work from home की जगह है, ये मेरे घर की जगह है, as in ये मेरा leisure time की जगह है. So cognitively अपने mind को train करना बहुत जरूरी है. तो वो cognitively अगर आप train कर सकते हो कि ये आपके working hours हैं, you have to be true to your work in this time, and then you will get your time. That's it. और अगर किसी को लग रहा है कि बहुत प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर और क्लाइंट्स या एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो रही हैं, कम्युनिकेट, अपनी अपनी परेशानी बताइए कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं या मेरी फैमिली है, मुझे उनको केटर करना है, तो रियलिस्टिकली मैं 7, 7:30 तक अवेलेबल हूँ. उसके बाद मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं ये काम को नेक्स्ट डे कर दूंगा. कोई हर्ज नहीं है. बहुत दफे हमें लगता है कि हमारी परसेप्शन है कि हम ये बोल देंगे तो सामने वाला हमें कुछ जज करेगा या कि एसेस करेगा. मोर ऑफन देन नॉट दैट्स नॉट द केस. सो कम्युनिकेट गाइस, कम्युनिकेट. बहुत अच्छी बात बताई निपुण आपने कि कम्युनिकेशन जो है एक जो
कहते हैं संवाद, जिसको हम कहते हैं कि दो लोगों में संवाद की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक बातचीत से हम निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, हम उपाय नहीं निकालेंगे, तब तक परेशानी होती रहेंगी। और आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम को छुट्टी ना ट्रीट करें, छुट्टी नहीं है, ये वर्क फ्रॉम होम है। इट्स नॉट हॉलिडे फ्रॉम होम, इट्स नॉट वेकेशन फ्रॉम होम, इट्स WFH व्हिच इज वर्क फ्रॉम होम। ये आपने बहुत एकदम मैं कहूँगा बेबाकी से इस बात को रखा, जस्ट लाइक अ मैनेजर एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपके एम्प्लॉइज को बाद में सुनेंगे, वो भी इस चीज को नोट करें, और जो बाकी बच्चे भी सुने इसको नोट करें। सत्र समाप्त करने से पहले एक दो मेरे और आखिर के सवाल हैं जो यंग दर्शकों की तरफ थोड़े से इंडिकेटिव हैं निपुण, कि आप एक इंडस्ट्री लीडर भी हैं, और एक इंडस्ट्री इंसाइडर अगर मैं कहूँ, जो आपको हर लिटिगेशन से लेके नाउ से लेके लॉ फॉर्म तक की जानकारी रहती है। लेकिन एक परेशानी या एक कंसर्न जो बच्चों की मैं सुनने में इस वक्त आई है, और बच्चे से मेरा मतलब लॉ ग्रेजुएट से भी है, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है पिछले साल और इस साल, और जो भी अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं वकालत की, उसमें दो तीन सवाल उनके निकल के आते हैं कि सर, अगर इंटर्नशिप मिल रही है तो वर्चुअली में हमें उतना सीखने को नहीं मिल रहा। जॉब्स की थोड़ी सी पॉजिटिव पाई जा रही है मार्केट में, कि जितने जॉब्स पहले अवेलेबल थे उतने अभी नहीं है। थोड़ा सा बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो एक दो साल से जो देश दुनिया का हालात है, बिजनेसेस हैव सफर्ड, यू नो इट, आई नो इट। तो उनके लिए आप क्या बात रखना चाहेंगे? हाउ कैन दे कीप देमसेल्व्स प्रोडक्टिवली एंगेज? ये बहुत जरूरी है। कैसे अपने आप को वो बिजी रखें? और सब चीज तो वर्चुअल में हो नहीं सकती, क्योंकि वर्चुअल में अगर उनको ओपनिंग्स ही नहीं मिल रही हैं, चाहे वो इंटर्नशिप्स की हो, जॉब्स की हो, तो हाउ कैन दे यूटिलाइज दिस टाइम टू बी मीनिंगफुल, सो दैट एज एंड व्हेन दे गेट एन ओपनिंग, तो उनके पास कुछ कहने को, देखिए हमने ये वक्त ज़ाया नहीं किया, हम इसमें भी कुछ काम कर रहे थे। तो ये दो तीन थोड़े से लेयर्ड सवाल है मेरे, पर इसके बारे में आपके मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा। Okay, so let me talk about the online internships first, and then I'll come to what can they do to make themselves make this time worthwhile. Virtual internship हो या physical internship हो जाए, and आप इससे better ये सवाल definitely जानते हैं, इसका जवाब जानते हैं, क्योंकि आप एक आइकॉनिक फिगर हैं बच्चों के लिए, एंड मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो आपके साथ इंटर्न कर चुके हैं. दे रियली लुक अप टू यू. सो एक चीज है, चाहे फिजिकल इंटर्नशिप हो या कि वर्चुअल इंटर्नशिप हो, आप कितने जिज्ञासु हो, और आप काम को लेके, एलोकेटेड काम को लेकर भी आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है, आप कितने तत्पर हो उसे करने के लिए, वो बहुत बहुत मायने रखता है. क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं जहाँ पे इंटर्नशिप अगर खत्म हो रही है किसी की अगले दिन, और कोई काम एलोकेटेड है. बहुत दफा क्या होता है ना, जिन लॉयर्स जो लॉयर्स काम एलोकेट करते हैं किसी इंटर्न को, जी उनको उनकी जो समाप्ति की डेट होती है वो नहीं पता होती है काफी दफे. जी किसी ने काम एलोकेट कर दिया, नेक्स्ट डे आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गई, आपने अपने बैग्स पैक करे और चल दिए वर्चुअल इंटर्नशिप में भी. फिर वो लॉयर आपको काम कॉल करता है कि इस काम का क्या हुआ, और आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि मेरी तो इंटर्नशिप खत्म हो गई है. It shows how serious you are for your work. So whether it's virtual or it's physical, how excited are you to take work, do justice to work, and coming back to the key which I spoke earlier is communicate. जी If your internship is ending, communicate. If you have doubts in the proposition given to you or research given to you, communicate. वो आप 4-5 घंटे लगा करके एक चीजों पे रिसर्च करोगे, and that research is completely irrelevant. Why? Because you have not communicated to the person who's allocating the work to you to say, okay, this is going to be my thought process. जब आप इनिशियल आधा घंटा 1 घंटा निकाल लेते हैं, आप एक रूपरेखा बना लीजिए, आप अपने एक क्रम बना लीजिए कि ये चीजें मैं करूंगा इसमें रिसर्च में, और आप सामने वाले को बता दीजिए कि इज दिस फाइन और डू यू वांट मी टू ऐड एनी मोर एलिमेंट्स. अगेन कमिंग बैक टू कम्युनिकेट. थर्ड थिंग, जहां पे कि आपको टाइमलाइंस का बहुत इशू रहता है. तो आपको किसी ने काम दे दिया, आप भी काम लेकर के आ गए, आपने पूछा नहीं कि कितनी जल्दी है, ये काम अर्जेंट है कि नहीं अर्जेंट है. तो वो थंब रूल तो यही है कि जब जो चीज का समय नहीं बताया जाता है वो सबसे अर्जेंट होती है. लेकिन कि अगर आप उस चीज के ऊपर कि टर्न अराउंड टाइम रख के नहीं बैठे हैं, अपना तो क्लैरिटी ले रहे हैं. तो ये जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ जैन, ये मेरे ऑब्जर्व्ड एग्जांपल्स हैं. ये जी टाइप की कंप्लेंट्स, यू नो, ऑनेस्टली इंटर्न्स लेके आते हैं अपने सेट ऑफ कंप्लेंट्स, बट कोई दूसरी साइड को सुनाता नहीं है. तो लॉयर्स की तरफ से भी ये चीजें सुनने में आती है कि इंटर्न्स का कंडक्ट हमेशा 100% करेक्ट नहीं होता है. तो the takeaways that we have from this is whether it's online or physical internship, आप ये मान के चलिए कि जिन भी सीनियर्स के साथ आप काम कर रहे हो उनका एक सेट बिजी लाइफस्टाइल है. वो आपको सिखाएंगे नहीं, बिकॉज वो ट्रेनिंग स्कूल नहीं है. आपको देखना है कि आप कितना बेस्ट निकाल सकते हो उसमें से. आपको उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं कि सर, जब भी आपको समय हो,
5 मिनट मुझे इस टॉपिक के ऊपर कुछ पूछना है। जितना ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो तत्परता आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप बैक एंड पे बैठे रहोगे लेट बैक और आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई आपको सामने बैठाकर एक वर्चुअल क्लासरूम में समझाएगा, वो नहीं होगा। किसी के पास इतना समय नहीं है। और मैं ये बहुत नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकली ये चीज बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता जिन लॉयर्स के लिए आप काम कर रहे हो, उनको उनके पार्टनर्स के थ्रू या उनके सीनियर्स के थ्रू कितना प्रेशर होगा टू डिलीवर समथिंग इन टाइम। सो इफ यू आर डिलीवरिंग एन irrelevant research to them, they are also answerable to their seniors. So make everybody's life easier by communicating. And what was your second question, Jayant? Well, one was जॉब्स को how लेके can they जी। make, yes, how can they make themselves useful? Okay, good question. Platforms और options इस वक्त सबके पास काफी हैं। अगर या तो आप अपना स्किल सेट एनहांस करिए इस समय पे, आप अपने कोर्सेज आइडेंटिफाई करिए, वो कोर्सेज करिए। एंड एक जो शब्द फ्रेज मुझे बहुत प्रिय है और मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि थॉट लीडरशिप दर्शाने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई 50 या 60 इयर्स का होगा थॉट लीडर वही हो सकता है। आप अपने 20s में भी थॉट लीडर बन सकते हो। मेरी लाइफ में कितने एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बच्चे मेरे अंडर इंटर्न करके गए थे, आज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं, ट्रेन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। कितनी दफे दे आर रीचिंग आउट टू मी कि ओके यू नो व्हाट, लेट्स डू दिस इन अ जॉइंट कोलैबोरेशन। यू फील सो प्राउड that such enterprising kids who had you've seen them as literally kids with a lot of confusion, and today they are coming back and engaging you for work. It is the best feeling to have. So या तो आप अपने स्किल सेट एनहांस करने पे ध्यान दीजिए, कोर्सेज आइडेंटिफाई करिए जो रेलेवेंट है आपके प्रैक्टिस एरियाज को लेकर के, आपके इंटरेस्ट्स को लेकर के। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिफाई करिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स, बी लिंक्डइन, any third party website where you can write, express yourself, talk about issues that matter. And एक third angle बहुत important है, how industry ready are you? One is brushing up your legal knowledge. Law school teaches you your acts, your sections, your procedural and substantive law. They will teach you everything. How relevant are you to the industry? ये मुझे बहुत I see this lack sometimes, that we observe um, people being proficient at law, but industry readiness in terms of which are the sectors growing in the market, how's the economy faring, what kind of opportunities are there in particular industry sectors, which sectors are showing more activity, which sectors are right now slackening a bit. Thoda sa, if you alongside the knowledge of law be more commercial, be more economy and sector oriented, that is going to help you in the long run. तो इन चीजों के बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए, अपडेटेड रहिए, क्योंकि जब आपका वो दौर आएगा, लेट्स से कि बियॉन्ड कोरोना और when you get into the hiring phase, every employer would ask you, like Jayant mentioned, कि कैसे आपने अपने आप को occupied रखा, और अगर उस समय आप कुछ valuable insights दे सकते हैं, I think that's the best. That's a wonderful advice that you have given to the viewers. और इसके साथ ही मैं इस सत्र को समाप्त भी करना चाहूंगा। आपका मैंने काफी वक्त लिया, कहते हैं ना इंपॉर्टेंट बिलेबल आवर्स में ले लेता हूँ कई बार। आप लोग की तो फिर क्लाइंट्स अगर करते तो यू कैन ऑलवेज बिल ऑन देम, यू नो, एट माय बिहेस्ट विदाउट नेमिंग मी। पर इतना आपने अच्छी बातें की और दर्शकों को इतनी सारी अच्छी बातें बताई आपने अबाउट डिफरेंट वर्टिकल्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लॉ ऑफ मैनेजमेंट, जो सुनने में आसान लगे, एकदम आसान नहीं है जो आपने बताया। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हम करें, वर्क फ्रॉम होम को हम कैसे आत्मसात करें, और इतनी गुड हैबिट्स आपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी लेके की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सत्र को समाप्त करने से पहले एक हमेशा क्लोजिंग कमेंट्स में अपने मेहमानों से मांगता हूँ, और ये कहता हूँ कि ये जो क्लोजिंग कमेंट है, दे आर नॉट ओनली डायरेक्टेड एट यूथ, जिसको मैं यूथ बार बार कहता हूँ, वी ऑल्सो मीन व्हेन वी से यूथ, व्हिच मीन पीपल हु आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड। तो उनके लिए प्लीज अपने क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए। Closing comments. So first of all, thank you, Jayant. It was an amazing conversation. मेरे 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 प्रोफाइल पे एक वो बैज जुड़ गया है कि अब मैं सुयूसून में फीचर हुआ हूँ, एंड यू हैव नो आइडिया. I was out with my team yesterday. We met after a long time. We had some visionary meeting yesterday, and by the end of the meeting, I was telling everyone कि I'm so excited. I'm going to be meeting Jayant tomorrow. So it has been an exhilarating experience. Thank you so much for this. My message to everyone is, I'm not going to give any technical piece of advice. I'm only going to say that थोड़ा gut follow करो अपना, choices लो,
रिस्क हैं लो। मैंने बहुत लोगों को देखा है हिचकते हुए। मेरे अपने लाइफ के भी ऐसे एग्जांपल्स हैं कि अगर कोई क्लाइंट ने कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट दे दिया या कि सीनियर ने कुछ काम करने के लिए दे दिया, और वहां पे हम जहाँ थिंकिंग जोन में चले जाते हैं कि अच्छा ये करने के लिए तो मुझे और रिसोर्सेज लगेंगे, मेरे जी को और टीम चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसे काम लो, एक्टिविटी लो, चैलेंज लो, देन everything will support you. Universe will itself support you by making you meet the right people, creating the right circumstances for you. So जो आपको कुछ challenging लग रहा है, कुछ excitement लग रहा है, अगर आपको adrenaline rush मिल रहा है उससे, please उस काम को accept करो. And mindset, I cannot emphasize enough. Please have the right mindset. Stay deliberately happy, keep yourself excited. आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा आपके काम के थ्रू और आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सूबरेंट होनी चाहिए कि मैं बोलता हूँ कि वो कंटेजियस हो, कि आप जब आप when you walk into the room and when you are excited and passionate about your work, it translates into everybody around you. So जी identify people who are uplifting your spirit, choose them, hold them true to your heart, and identify people who are pulling your energy down. Either you bring their energy up or you bless them well and move in life. Because if you're constantly listening to cribbing, complaining, negative things, ill health, stress, I would say bless people well, imagine them healthy, move on, and find people who can keep you excited, who can keep you motivated, who can keep you happy. वो सबसे बड़ी चीज है। इतनी अच्छी बातें की निपुण आपने। इट्स इक्वली आवर प्लेजर टू हैव यू ऑनलाइन। और आपने बताया कि जो यूनिवर्स कंस्पायर करता है, इस पे बड़ी सारी बातें कही गई हैं, शायरों ने भी, फिलोसफर्स ने भी, और वो यही कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे जुड़ाने में लग जाती है। इस बात को मैं इसी के साथ समराइज करूंगा। और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं यहाँ पे, उनसे हमारी एक छोटी सी अपील हमेशा रहती है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि जो हमारा चैनल है कुछ सकारात्मक बातें कर रहा है और जो लोगों को अब तक लाके उनकी अच्छी बातें हम आपसे अवगत कराते हैं, उससे अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो छोटी सी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इन अच्छी बातों को फैलाने में हमारी मदद करें। क्योंकि जो दौर हमने बताया संक्रमण का है, इसमें अगर अच्छी बातें होंगी, मानसिक तनाव दूर रहेगा, आप कुछ अच्छा सीखेंगे, तो आपका और समाज का सबका भला होगा। और हितकारी होने में कभी भी कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई विल टेक यू लीव until next time. See you soon.